Hello everyone, welcome back to my channel Go Agro. So today's lecture is on crop production technology in खरीफ crops और हमारे इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा राइस। ये राइस की लेक्चर की पार्ट 2 है जिसमें हम राइस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। पार्ट 2 देखने से पहले आप राइस की लेक्चर की पार्ट 1 देखना ना भूलें। इस लेक्चर में हम एनआर सुंदा में दी गई एडिशनल पॉइंट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, सो कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस लेक्चर में हम राइस से रिलेटेड इन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज वाटर मैनेजमेंट, देन एसआरआई मेथड, वीट कंट्रोल, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, yield of the rice crops, and the last topic is some additional points from the book N.R. Sunda. इससे पहले कि राइस रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि राइस की बायोलॉजिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ सीजन्स फॉर इट्स कल्टीवेशन, फीचर्स ऑफ गुड क्वालिटी राइस, डिफरेंट रिसर्च स्टेशंस फॉर राइस रिसर्च, सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट, लैंड प्रिपरेशन एंड फर्टिलाइजर्स जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने राइस की लेक्चर की फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। सो आप इन टॉपिक्स को लेक्चर 1 से रिफ़र कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज़ वाटर मैनेजमेंट। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसे ग्रो करने के लिए हमें काफ़ी पानी चाहिए होता है। इस वजह से भी वाटर मैनेजमेंट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस की क्रॉप को दूसरे क्रॉप की कंपैरिजन में वाटर हाई अमाउंट में चाहिए होता है। इसे अप्रॉक्स 800 to 1200 मिलीमीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। जनरली राइस की इनिशियल सीडलिंग पीरियड में ही, जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 डेज की होती है, इसे पानी की हायर अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। मतलब राइस की सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। हालांकि टीलरिंग से लेकर राइस की फ्लावरिंग स्टेज भी काफ़ी क्रिटिकल स्टेज होती है और इन स्टेज में इन्हें वाटर रिक्वायर्ड होती है। राइस की फ्लावरिंग स्टेज में जब इनकी पेनिकल ग्रो होती है तब इन पेनिकल्स की इनिशिएशन के लिए भी वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ राइस की पेनिकल की एक इमेज दी गई है। तो राइस की पेनिकल कुछ ऐसी दिखती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एसआरआई मेथड। एसआरआई मेथड स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सो इससे पहले की लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एसआरआई ट्रांसप्लांटिंग करने की 3 मेथड्स में से एक है। तो एसआरआई मेथड में हम नर्सरी में ग्रो करे गए 10 से 12 दिन पुरानी राइस की सीडलिंग्स को फील्ड में शैलो डेप्थ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। दो राइस की सीडलिंग्स के बीच हमें मिनिमम 25 इंटू 25 सेंटीमीटर्स तक की डिस्टेंस रखनी चाहिए। इस मेथड में हम जनरली ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ भी करते हैं और साथ ही साथ एसआरआई मेथड में प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करी जाती है फॉर द प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ राइस। द नेक्स्ट टॉपिक इज वीड कंट्रोल। अब हम राइस कल्टीवेशन में वीड्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसे समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको राइस की लेक्चर फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था कि पडलिंग का प्रोसेस वीड कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक्सेस वाटर होने की वजह से वीड्स की रूट डिकम्पोज हो जाती हैं। सो इसी वजह से ट्रांसप्लांटेड पेडी में वैसे तो वीड्स की काफ़ी कम प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी हम ट्रांसप्लांटिंग के कुछ 20 डेज़ के बाद वीड्स को फील्ड से रिमूव करते हैं। एनुअल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम हर्बिसाइड्स का यूज़ भी करते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। जो हर्बिसाइड्स मेनली हम एनुअल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं वो हैं प्रोपानिल, ब्यूटाक्लोर, फ्लूकोरालीन, नाइट्रोफेन एंड ऑक्सीडायाग्रिल।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो इस टॉपिक में हम उन डिफरेंट इंसेक्ट एंड पेस्ट को देखेंगे जो राइस की कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं। इनमें से पहला है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर जनरली राइस के स्टेम को अंदर से खा जाते हैं, जिसकी वजह से पेनिकल स्टेराइल हो जाते हैं। दूसरा है लीफ रोलर। लीफ रोलर्स की वजह से लीव्स रोल हो जाती हैं एंड ये लीव्स को अंदर से खाते हैं। इनके अलावा ग्रीन हॉपर्स एंड ब्राउन प्लांट हॉपर्स राइस की यील्ड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। ये जनरली लीव्स की टेंडर पार्ट्स को खाते हैं, जिससे यील्ड अफेक्ट होती है। द नेक्स्ट पेस्ट आर आर्मी वर्म्स और लीफ ईटिंग कैटरपिलर। ये इंसेक्ट जनरली नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब ये नाइट के टाइम एक्टिव होते हैं एंड ये अपनी नेचर की वजह से क्रॉप्स पे नाइट के टाइम पे अटैक करते हैं। ये प्लांट्स और पेनिकल्स को बेस से कट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। अगला है लीफ शीट रॉट और ब्लाइट। इससे कॉज डैमेज से बचने के लिए हम 50% ऑफ WP ऑफ बेविस्टीन स्प्रे करते हैं, जिसकी क्वांटिटी 500 ग्राम्स होती है। इसे हम 500 लीटर्स ऑफ वाटर में मिक्स करके स्प्रे करते हैं। पहला स्प्रे हम फ्लैग लीव्स की इनिशिएशन पे करते हैं और दूसरा स्प्रे हम अप्रॉक्स 15 डेज के बाद करते हैं। द नेक्स्ट इज फॉल्स स्मट। ये एक सीड एंड एयरबोर्न डिजीज़ है, मतलब ये एयर से फैलती है एंड इनमें राइस की पेनिकल ब्लैक हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि राइस ग्रेन्स को हार्वेस्ट एंड थ्रेस कैसे किया जाए और इसे कब करना चाहिए। जनरली जब राइस की पेनिकल्स 80% तक राइप हो जाएं यानी पक जाएं और इनके ग्रेन्स में जब 20% ऑफ मॉइस्चर हो, ये बेस्ट टाइम होता है राइस की क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए। इन क्रॉप्स को हम सिकल का यूज़ करके हाथों से इनकी बेस से काट लेते हैं और फिर इन्हें फील्ड में ही कुछ दिनों के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इन क्रॉप्स को बंडल्स में कलेक्ट किया जाता है जब ये ड्राई हो जाते हैं और इन्हें थ्रेसिंग के लिए रेडी करा जाता है। थ्रेसिंग हम बुलॉक्स की हेल्प से या थ्रेसिंग मशीन की हेल्प से करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यील्ड। अब हमारी यील्ड कितनी हुई ये डिपेंड करती है कि हमने कौन सा कल्टीवेशन मेथड को चूज़ किया था और किस वैरायटी को कल्टीवेट किया था। अगर हम रेनफेड कल्टीवेशन से पैडी कल्टीवेट करते हैं तो हमें अप्रॉक्स 12 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड मिलती है। अपलैंड कल्टीवेशन से हमें 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड मिलती है। मतलब अपलैंड इरिगेटेड राइस हमें 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड देती है। इन कल्टीवेशन मेथड्स को प्रीवियस लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया जा चुका है। बासमती हाइब्रिड्स यूज़ करने से हमें अप्रॉक्स 80 to 100 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड मिलती है एंड हाइब्रिड राइस की कल्टीवेशन से हमें 100 to 120 क्विंटल्स पर हेक्टेयर की यील्ड मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर सम एडिशनल पॉइंट्स विथ रेफरेंस टू द बुक NR Sunda which are given here। यहाँ राइस की खैरा डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मेनली जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से राइस प्लांट्स में खैरा डिजीज़ हो जाता है। ये डिजीज़ यूजुअली नर्सरी स्टेज पे ही होती है। खैरा डिजीज़ की वजह से इन्फेक्टेड राइस प्लांट्स की लीव्स येलो हो जाती है एंड ड्राई हो जाती है।
इनसे इन्फेक्टेड प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती एंड ये स्टंटेड रह जाते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी से प्लांट्स की आउटर लीव्स देखने में ब्राउनिश रेड कलर या रस्ट की कलर की हो जाती हैं। जनरली खैरा डिजीज से राइस प्लांट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम 5 किलोग्राम ऑफ जिंक सल्फेट उसके नर्सरी स्टेज पे ही स्प्रे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्राउनिंग ऑफ राइस। ये आयरन की एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस होने की वजह से होती है। आयरन टॉक्सिसिटी को ही हम ब्राउनिंग ऑफ राइस नाम से जानते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी वाटर लॉक्ड कंडीशन में राइस प्रोडक्शन की एक मेजर प्रॉब्लम है। जो भी राइस प्लांट्स आयरन टॉक्सिसिटी से सफ़र कर रहे होते हैं उनकी लीफ की टिप्स पे पर्पल कलरेशन अपीयर होती है एंड फाइनली वो सूख जाते हैं। राइस की फाल्गुना वैरायटी आयरन टॉक्सिसिटी को काफ़ी हद तक टॉलरेट कर सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक हमने राइस से रिलेटेड सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।